नमस्कार मित्रों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा व्याकरण के सीरीज में कारक को पढ़ेंगे। आज खोरठा व्याकरण में हम लोग कारक को पढ़ेंगे। इससे पहले मेरे बाकी वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल में जाके देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कारक। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ या फिर वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे किसी क्रिया का होना उससे पता चलता है ना। वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे किसी क्रिया का होना पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि राम चिट्ठी लिखे। चिट्ठी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो लिखे है, यहाँ पे राम के द्वारा चिट्ठी लिखा जा रहा है, अर्थात लिखना जो है सो एक क्रिया है या कारक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कारक जो होते हैं, कारक ये कुल मिला के 8 को भेद है। कारक का 8 भेद होता है। कौन कौन सा है हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। सबसे पहला होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। जो या जिसके द्वारा क्रिया हो रही है या जो कर रहा है। ठीक है, जेकर द्वारा क्रिया जो है से होब करे है या जे क्रिया के करब करे, वो ओकरा हम की कहबे कर्ता। ठीक है, समझ गए? तो पहला होता है कर्ता, उसके बाद दूसरा आता है कर्म, दूसरा आता है कर्म। ठीक है, जेकर पर क्रिया के फल या प्रभाव पड़े है, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, इसका जो पहचान चिन्ह है या फिर इसको हम के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आता है करण। आगे क्या आता है? करण। जोन माध्यम से या जोन साधन से काम होवे है, यानी कि जिस साधन से काम हो रहा है उसे हम करण कहते हैं। इसको हम से लिखते हैं। ठीक है, आगे हम जब उदाहरण देखेंगे अच्छा से तो और भी ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, करण के बाद आता है संप्रदान। संप्रदान तो इसमें जकर खातिर करल जा है, जिसके लिए किया जाता है, उसको हम संप्रदान कहते हैं। यानी कि इसमें हम खोरठा में खातिर या लागिन, ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं संप्रदान के लिए। ठीक है, आगे आता है अपादान। अपादान
जकर से क्रिया फर्क हुए है। दो क्रियाओं को अलग करने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम अपादान कहते हैं। इसको हम इसे भी से लिखते हैं। ठीक है, आगे आ गया हमारा अधिकरण। अधिकरण, ठीक है, क्रिया करे के आधार, क्या आधार है उसको हम, यानी कि क्रिया करने का जो आधार है उसे हम अधिकरण कहते हैं। इसको खोरठा में ए या य लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। संबंध और संबोधन के हिंदी किताब संस्कृत भाषा कारक मानल गेल है। संबंध और संबोधन जो है उसको हिंदी या संस्कृत भाषा में कारक माना गया है। से खातिर खोरठाओं इस शब्द के कारक मानल गेल है। खोरठा में भी ये शब्द का कारक माना गया है। आगे आता है 7वां नंबर में संबंध। ठीक है, तो क्रिया से फर्क मगर वाक्य में आयल शब्दवन के बीच संबंध या रिश्ता बतावे के काम करे है। यानी कि क्रिया से अलग मगर वाक्य में आने वाले शब्दों के साथ जो रिश्ता को बताता है उसे हम संबंध कहते हैं। ठीक है, 8वां आता है संबोधन। संबोधन, ठीक है, क्रिया से फर्क मगर वाक्य में आयल शब्दवेन संबोधन उसको कहते हैं कि संज्ञा के पुकारल जाए के शब्द, इस शब्द अकर नियर है। मतलब देखिए, संज्ञा के पुकारल जाए के शब्द, देखिए संज्ञा को जिस शब्द से पुकारा जाता है उसे हम संबोधन कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का 8 क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या है नहीं है पूरा डिटेल्स में सबको जानते हैं। तो हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, कर्ता को देख लेते हैं। ठीक है, कर्ता तो क्रिया व काम करे खातिर कोई न कोई चाहिए। वो चेतन जीव रहे, चाहे आदमी रहे, चाहे जीव जंतु रहे, कुछ भी, मतलब क्रिया को करने के लिए किसी व्यक्ति का होना जरूरी है। कोई चेतन जीव जिसके अंदर चेतना हो, ठीक है, वही क्रिया को कर सकता है। तो वो इंसान हो या जानवर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि छुआ कांदे है, या फिर एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि छुआ कांदे है, कांदे है। ठीक है, यानी कि बच्चा रो रहा है। इसका हिंदी क्या होगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, जो काम को कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छुआ शब्द है या फिर यहाँ जो बच्चा शब्द है, दोनों कर्ता का रूप है। ठीक है, यानी कि छुआ क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है, कांदे का काम कर रहा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो आता है कर्म, आगे आता है कर्म। कर्म क्या चीज है कि कर्म जो है सो, मान लीजिए कि एक उदाहरण हम लेते हैं, साधारण सा उदाहरण कि छुआ गेंद खेले हथ। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसका क्या हो जाएगा कि बच्चे या बच्चा, बच्चा ही लिख देते हैं, बच्चे नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बच्चा गेंद खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
कि कर्म क्या कर रहा है, वो गेंद खेल रहा है। ठीक है, कर्म मतलब जिस काम को किया जा रहा है उसको हम कर्म कहेंगे। तो यहाँ पे क्या खेल रहा है, गेंद खेल रहा है। तो इसका साधारण सा एक टेक्निक है इसको पहचानने के लिए कर्म को, कि यदि हम वाक्य में क्या लगा करके प्रश्न करें तो उसका जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ बच्चा क्या खेल रहा है, तो गेंद खेल रहा है, तो गेंद क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे आता है करण। ठीक है, आगे आता है करण। करण जो है सो क्रिया या काम करे के माध्यम या साधन के करण कहल जाए, एकर बिना काम नहीं होवे पारे। जैसे सीता से चिट्ठी लिखल जाए या लिखा ही हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, मतलब देखिए क्रिया किसको कहते हैं, सॉरी कर्म किसको कहते हैं, तरीके बार बार गलत हो रहा है। करण क्रिया या काम करे के जो माध्यम है ओकरा हम करण कहिए। क्रिया करने का जो माध्यम है उसे करण कहते हैं, उसके बिना क्रिया करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि सीता कलम से चिट्ठी लिखे है। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, सीता कलम से चिट्ठी लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम क्या है, कलम। किसके माध्यम से चिट्ठी लिखा जा रहा है, कलम। यदि कलम नहीं होता तो क्या चिट्ठी लिखा जा सकता, नहीं, तो इसको हम करण कहेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे आता है संप्रदान। संप्रदान, ठीक है, ये क्या है कि हर क्रिया या काम कर कोनो न कोनो उद्देश्य से करल जा है। ठीक है, यहाँ जिसका जकर हित पूर्ति खातिर काम होवे है। ठीक है, जकर हित पूर्ति खातिर काम होवे है या करल जा है व केकरो कोनो काम दियल जा है उस संप्रदान कहल जा है। एकर पहचान चिन्ह खातिर लागिन ले के ये सब पहचान चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि राजा गरीब को दान देता है। ठीक है, ये उदाहरण हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताएं कि जिसके हित पूर्ति के लिए कोई काम को किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम संप्रदान कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेते हैं राजा गरीब को दान दे है या फिर दान दे रहा है, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, दान देने का। किसके हित पूर्ति के लिए, गरीब के हित पूर्ति के लिए। ठीक है, इसका कारक चिन्ह जो होता है खातिर लागिन लागिन ले के, ये सब इसके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, इससे हम आराम से ये पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है अपादान। अपादान ये क्या चीज है, अब इसको जरा
काम चालू होवे के पहले जे हुआ फर्क होवे है या दूर जाए है वो अपादान कहा है। ठीक है, काम शुरू होने से पहले यदि कोई चीज वहां से दूर जा रहा है या सामने आ रहा है, उसके पास आ रहा है, तो उसको हम अपादान कहेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं, गाछ से पतई झरे है, या फिर हिंदी में पेड़ से पत्ते टूटते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, या झरे या टूटते, ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग होने का, वियोग होने का बात यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम अपादान कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है अधिकरण। अधिकरण, ठीक है, ये क्या चीज है? हर काम या क्रिया कोई न कोई जगह है या स्थान है या कोई न कोई समय काले करल जाए। ठीक है, तो काल संबंधी या जगह संबंधी आधार के अधिकरण कहल जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब कोई काम कोई जगह पे या कोई स्थान पे किया जा रहा है या फिर कोई समय पे किया जा रहा है तो उसे हम अधिकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं? ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम जैसे ले लेते हैं कि जैसे कि घर या घर या 1 बजे, 1 बजे, तो ये समय और स्थान को दिखाया जा रहा है। या फिर हम ऐसा लिख लेते हैं कि मान लीजिए एक जगह है धनबाद, तो ये सब अधिकरण में आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे आता है संबंध कारक। संबंध, इसके विषय में देखते हैं कि क्रिया से फरक वाक्य के संबंध व सर्वनाम से कोनो संज्ञक संबंध या रिश्ता देखल जाए ओकरा हम संबंध कहिए। क्रिया वाक्य से अलग या संज्ञा या सर्वनाम के बीच में कोई रिश्ता को दिखलाया जाता है तब उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? क, कर, है ना, ये सब कारक चिन्ह होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि राम कर माता कौशल्या। कौशल्या, तो यहाँ पे 2 संज्ञाएं हैं। कर क्या बता रहा है कि राम के जो माता हैं वो कौशल्या हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो कर है वो संबंध को बता रहा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद होता है संबोधन कारक। संबोधन, ठीक है, इसके विषय में देख देते हैं। हावेक या चेतावेक हेन तेन भाव जे बतवेक या बोध करवे के संबोधन कहल जाए है। एकर पहचान चिन्ह की है कि हे, अरे, एगो, आगे, ये सब इसके पहचान चिन्ह, यानी कि
हकावेक या चेतावेक, यानी कि बुलाना या उसको चेतना देने का, या जिसको वार्निंग कहते हैं, वार्निंग देने का जो होता है उसको हम, या कोई भी भाव, ठीक है, ये सब बताने का भाव जो है सो उसको हम संबोधन कहते हैं। ठीक है, किसी खास चीज के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? हे, अरे, एगो, आगे, ये सब है। ठीक है, तो जैसे कि अरे तो ना सुन भी, है ना, इस टाइप का जो उदाहरण है ये संबोधन का है। तो एक एक करके हम सबका पहचान चिन्ह, ठीक है, और एक बार दोबारा हम देखते हैं। जैसे कि कर्ता, इसका पहचान चिन्ह होगा, इसका कोई पहचान चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, कर्ता का। जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं, राम, राम के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कर्म, इसका पहचान चिन्ह होगा के, ठीक है, जैसे कि रामेक, ठीक है। उसके बाद आता है करण, इसका पहचान चिन्ह होगा से, जैसे कि राम से, ठीक है। उसके बाद आता है संप्रदान, संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है खातिर या लागिन, या जैसे कि राम खातिर या राम लागिन, ठीक है। आगे आता है अपादान, अपादान, इसका कारक चिन्ह होता है से, जैसे कि राम से, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण, इसमें कारक चिन्ह क्या होता है? ए, में, पर, ठीक है। राम, राम, रामक हो जाएगा, रामेक हो जाएगा, रामकर हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद होता है अधिकरण के बाद संबोधन, ठीक है, जिसमें से अरे, हे, अरे, आगे, हे, ये सब इसका संबोधन हो गया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कुछ हम देख लेते हैं और भी चीज इसमें। इसमें एक वचन, बहुवचन, इस सब के बारे में आपको बताना था। जैसे ये कर्ता का हम एक वचन हो जाएगा, हामिन हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा, बहुत आसानी से आप देख लीजिएगा, उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है धातु, ठीक है। धातु बहुत छोटा सी चीज़ है, कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से आपको बता देंगे अभी हम। धातु, उदाहरण से इसको समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम छोटा का उदाहरण लेते हैं कि पढ़े है या खेले है, ठीक है, या गावे है, गावे है, ठीक है। ये सब उदाहरण में जो मूल क्रिया है, ठीक है, जैसे कि ये जो पढ़ है, पढ़े है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पढ़ इसका मूल क्रिया है, खेल इसका मूल क्रिया है, इसका गान या गाना जो भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये इसका मूल क्रिया है, तो उसी को धातु कहते हैं। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिया। ठीक है, आगे हम क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया, ये क्रिया क्या चीज़ है? ठीक है, तो जब कोई काम होता है, कोई कार्य हो रहा हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कौन कौन प्रकार का होता है, किस किस टाइप का होता है, वो सब हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्रिया होता है उसका नाम है मूल क्रिया या सरल क्रिया। मूल क्रिया या सरल क्रिया। ठीक है, ये क्या चीजें देखते हैं। भाषा में जौन क्रिया रूढ़ शब्द नियर प्रयुक्त हुए है वह मूल या सरल क्रिया कहा है। तो भाषा में जौन भी क्रिया एक रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम सरल या मूल क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं हम, खा, पी, जा, आ, इस जो है ये मूल क्रिया है। ठीक है, धातु में हिंदी ना जोड़ल से खाना, पीना, जाना, आना ये सब बन जाता है। वैसे खोरठा में एक प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया बनवल जाए, जैसे कि खाएक, पिएक, है ना। हिंदी में क्या होता है कि ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे कि इसमें हम ना जोड़ देंगे तो खाना हो जाएगा ना, ना, है ना। उसी तरह से खोरठा में क्या करते हैं हम लोग, एक प्रत्यय को जोड़ते हैं, जैसे कि खाएक, इसको खा में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खा में एक जोड़ देंगे तो खाएक। ठीक है, उसी तरह से पीना में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, पिएक। ठीक है, तो ये मूल क्रिया या सरल क्रिया होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो आता है वो आता है बनवल क्रिया या व्युत्पन्न क्रिया। ठीक है, जिसको हम बनवल क्रिया या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ क्रिया सरल क्रिया का रूप बदल के बनवल चाहे ओकरा बनवल क्रिया या व्युत्पन्न क्रिया कहल जाए। तो कुछ ऐसा क्रियाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसको सरल क्रिया का रूप बदल के बनाया जाता है, तो उसको व्युत्पन्न क्रिया या बनवल क्रिया कहल जाए। ठीक है, तो एकर जो है से तीन रूप होवे, तीन गो रकम होवे, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नाभिक क्रिया। ठीक है, नहीं नामिक क्रिया, नाभिक नहीं, नामिक क्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, नामिक क्रिया जो होता है वो धातु छोड़ के दोसर शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनल क्रिया के नाभिक क्रिया कहल जाए, ओकरा मूल रूप से धातु कहल जाए। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं हाथ। ठीक है, इसमें से हम एक दूसरा क्रिया बनाते हैं, जैसे कि हथियावेक। हथियावेक। ठीक है, उसी तरह एक क्रिया ले लेते हैं बात। इससे क्या हो जाएगा, बतियावेक। ठीक है, इसी प्रकार से ये हम संज्ञा से इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सब संज्ञा है। ठीक है, आगे जो आता है हम सर्वनाम से देखिए बनाते हैं इसको। ठीक है, अब सर्वनाम से बनाते हैं।
सर्वनाम से बनाते हैं। जैसे कि सर्वनाम हम लिखते हैं आपन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अपनाविक, अपनाविक। कोई परेशानी नहीं है। अब आगे हम इसको विशेषण से बनाते हैं, ठीक है। विशेषण से कैसे बनेगा देखिए, विशेषण से, ठीक है। जैसे कि विशेषता क्या है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, गरम। गरम विशेषता है, इसको गर्मावेग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक और रंग ले लेते हैं, तो यहाँ की क्या हो जाएगा? रांगिक, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे अव्यय से बनाते हैं। अब हम अव्यय से बनाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एक शब्द लेते हैं अव्यय का, भीतर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? भितरावेग, भितरावेग, ठीक है। बाहर यदि शब्द लेते हैं तो बाहर आवेग, इस टाइप का होता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे जो आता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यह भी सब हम व्युत्पन्न क्रिया या बनवल क्रिया का ही बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब था? कुछ सरल क्रिया में उसका कुछ रूप बदल के हम कुछ नया क्रिया बना लेते हैं, तो उसका व्युत्पन्न क्रिया कहते हैं। अभी नाभिक क्रिया के विषय में हम देख लिए। अब इसका आगे जो आता है प्रेरणार्थक क्रिया, उसके विषय में देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम कि रामू चरई उड़ा रहल है। रामू चरई उड़ाए रहल है, ठीक है। तो चरई उड़ा रहल में चरई उड़ावे क्रिया कर जो कर्म नहीं है, कहे कि चरई बेजान या निर्जीव। इसमें जो है सो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वो इसमें जैसे कि रामू, एक उदाहरण लिए कि रामू चरई उड़ा रहल है। चरई मतलब होता है चिड़िया, यानी कि राम चिड़िया को उड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ रामू क्या कर रहा है? चिड़िया को उड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन चिड़िया जो है सो वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, वो खुद भी उड़ सकती है, खुद उड़ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चिड़िया को उड़ाने के लिए क्या करेगा? वो ऐसा बात तो नहीं कि चिड़िया को पकड़ के फेंक देगा, ऐसा तो नहीं करना है ना। वो उसको या फिर ताली बजा के उड़ाएगा या फिर पत्थर मार के उड़ाएगा, कुछ तो करेगा ना, है ना। मतलब कुछ ऐसा काम करेगा जिससे चिड़िया उड़ जाए, तो वो जो क्रिया होगा उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे हम। यानी कि जिसके द्वारा कोई क्रिया को किया जा रहा है, जिसके प्रेरणा से वो क्रिया हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे राम क्या किया कि चिड़ै को, यानी कि चिड़िया को उकसाया उड़ने के लिए किसी तरह से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं हम। आगे हम एक और उदाहरण यदि लेते हैं इसका,
तो देखिए, मान लीजिए कि राम पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, लेकिन राम का इतना सामर्थ्य है कि वो पतंग उड़ा पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पतंग में एक डोरी बांधना पड़ेगा, रस्सी बांधना पड़ेगा, है ना। तो जो रस्सी है वो पतंग को उड़ाने का काम कर रही है, ठीक है। अपने तो नहीं उड़ते उठा, है कि ना, ओकरा उड़वे खातिर को जुगाड़ चाहिए, तो जुगाड़ की लगे ओकर रस्सी या धागा, ठीक है। तो इन नियर करवैया अपन अपने काम नहीं करके कोई दोसर के करे खातिर उकसावे है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाए, ठीक है। यानी कि कर्ता जो है सो खुद काम कर ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए उकसा रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। पहला क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है देखते हैं, ठीक है, कि जखन करवैया अपन अपने उकसावे काम करे है तो प्रेरणार्थक या फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होवे है, और जखन अपने न करके दोसर से काम करवेल जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होवे है, ठीक है। तो जब कोई कर्ता किसी काम को करवाने के लिए खुद ही उसको प्रेरणा दे रहा है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, और किसी के द्वारा करवा रहा है तो क्या होगा, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है। एक धातु ले लेते हैं पढ़, ठीक है। अब हम जब पढ़ाएंगे यानी कि पढ़ाना, पढ़ाना और या पढ़वाना, ये दोनों में अंतर है। पढ़ाना में हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद पढ़ा रहे हैं, और दूसरा पढ़वाना मतलब हम किसी दूसरे के द्वारा पढ़वा रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक का, और ये द्वितीय प्रेरणार्थक का, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, ठीक है। ये क्या चीज होता है, इसको जरा देख लेते हैं कि जोन क्रिया के बनवे में धातु के दो झिक या फिर दो बार दोहराए या आवृत्ति करके बनवल जाए वो अनुकरणात्मक क्रिया कहल जाए, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं होठा का, कि फर जोड़ फर, ये क्या हो जाएगा, और इसमें जोड़ देते हैं आइक, तो फर फराइक, फर फर आइक, ठीक है। उसी तरह से हम दन दनाइक भी लिखेंगे, कैसे हो जाएगा, दन प्लस दन जोड़ आइक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एक ही क्रिया को दो बार 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 आवृत्ति करके लिखा जाता है, जैसे कि एक बार फर लिखें, दो बार फर लिखें, तो दो बार इसका आवृत्ति हुआ, तो वैसे क्रिया को हम अनुक्रमात्मक क्रिया कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया का कितना भेद होता है, ठीक है। तो कर्मिक
आधार पर क्रिया कर भेद। ठीक है। तो मूल क्रिया या सरल क्रिया कर्म के आधारें दो रकम के भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया का कितना भेद होता है? दो भेद होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अकर्मक क्रिया ये क्या होता है? जोन क्रिया अपन संग कर्म के न राखे है वो अकर्मक क्रिया है। जैसे चले के, फिरे के, बोले के, आवे के, जाए के, हंसे के, सुते के, कांदे के, ये सब अकर्मक क्रिया है। यानी कि वैसा क्रिया जो अपने साथ कर्म को नहीं रखता हो। ठीक है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है, यानी कि यहां पे लिख देते हैं, वैसा क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं रखता। ठीक है, इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो जौन क्रिया अपन संग कर्म राखे के, भाव राखे या फिर कर्म राखे, ओकरा सकर्मक क्रिया कहे है। जैसे कि पढ़े के, लिखे के, खाए के, पिए के, देखे के, लेवे के, देवे के, ये सब सकर्मक क्रिया। यानी कि जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का पहचान क्या है? ठीक है, देखते हैं पहचान। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक का पहचान। तो वाक्य में कर्म रहे या नहीं रहे, क्रिया में का, की, किना या फिर क्या लगा के हम प्रश्न करते हैं, यदि उसका जवाब कोई बेजान या निर्जीव संज्ञा आवे है या कोई भाव पूछा है तो वो सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में हम क्या, जैसे कि खोरठा में हम लेते हैं का, की, किना, या फिर हिंदी में हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं कोई क्रिया में, और उसके उत्तर में कोई बेजान या निर्जीव या फिर कोई भाव आता है। क्या क्या? कोई निर्जीव या कोई भाव उत्तर में आता है, तो वो संज्ञा, वो क्या होगा? वो सकर्मक क्रिया है। और यदि वो कोई उत्तर वैसा नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि राम खा है। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि राम क्या खा रहा है या फिर राम क्या कर रहा है, तो वो खा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि राम यदि खा रहा है तो इससे क्या बोध होता है कि वो राम कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। यानी कि इसमें कर्म है, वो कर्म कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक उदाहरण हम लेते हैं कि छौवा दिन भर खेलते रहला। छौवा दिन भर खेलते रहला। ठीक है, या बच्चे दिन भर खेलते रहें। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा। तो
यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम यदि पूछते हैं कि छुआ की करे हला तू खेले हला, ठीक है, तो ऐसा पूछेंगे कि छुआ की खेला हला, और से यहाँ यदि हम ये की से करते हैं उदाहरण, ये इसका इसे क्वेश्चन करते हैं कि की खेलते रहला, तो वो कौन जवाब वहां से नहीं मिले, से खातिर ही अकर्मक क्रिया होवे, ठीक है। तो की खेले हला, छुआ दिन भर खेले हला, तो की खेले हला से नहीं पता है लेकिन खेले हला, तो की का कोई उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब यहीं पे यदि हम जोड़ देते हैं छुआ दिन भर गेंद खेले हला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया बन जाएगा तुरंत। दिन भर छुआ की खेला हला तो गेंद खेले हला, ठीक है, की खेला हला ये गेंद खेला हला, तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आता है कि अकर्मक क्रिया के भेद के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया समझ में आ गया पूरा अच्छा से। अब अकर्मक क्रिया का भी भेद होता है, दो टाइप अलग अलग होता है, ठीक है, दो टाइप होता है। क्या क्या होता है, वो होता है पूरल, पूरल या पूर्ण इसको कह सकते हैं, ठीक है। पूर्ण अकर्मक, अकर्मक, और हो गया होता है अधपूर्वा, अधपूर्वा या अपूर्ण इसको कह सकते हैं, ठीक है। अकर्मक, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पूरल, ये पूर्ण अकर्मक को देखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज होता है, तो पूरल माने जेकर में तनिको कमी नहीं रहे, ठीक है, जेकर अपन अर्थ बतवे या फुर्सवे में कोनो कमी नहीं किंबा पूरक शब्द कर दरकार नहीं रहे है, ठीक है। ऐसा शब्द यानी कि ऐसा पूर्ण अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसका शब्द या फिर जिसका अर्थ पूर्ण रूप से पूरा होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं, छुआ कांदे है, कांदे है, ठीक है, या रामू हासे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्रिया है, क्रिया क्या है, यहाँ कांदे है, यहाँ हंसे है, मतलब यहाँ रोना, यहाँ हंसना, ठीक है। तो यहाँ किस स्थिति को बता रहा है, कांदे मतलब रोने की स्थिति को यहाँ बताया जा रहा है, और यहाँ पे हंसने का, तो ये पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। छुआ जो है सो बच्चा रो रहा है और रामू हंस रहा है, ठीक है। आगे आता है हमारा अधपूर्वा के विषय में भी देख लेते हैं। उससे पहले देखिए कि ये स्थिति या अवस्था को दर्शा रहा है। अकर्मक क्रिया में जो हम पूर्ण को देखें, है ना, वो सबसे पहला जो एक होता है वो स्थिति या अवस्था को दिखाता है, और दूसरा एक होता है जिस जो गति को दिखाता है, ठीक है। इससे कूदे हत, आवे हत, जा हत, इसको, है ना, ये गति के रूप में दिखाता है। तो अधपूर्वा के विषय में बात करते हैं हम लोग। अधपूर्वा, अधपूर्वा किसको बोलते हैं, तो जोन क्रिया वाक्य में स्वतंत्र रूपे हवे है मगर पूरा अर्थ फुरछा नहीं पा रहे है, ठीक है। पूरा करे खातिर कोनो ने कोनो संज्ञा कर दरकार पड़े, वो अपूर्ण संज्ञा या अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहल जाए है, ठीक है। यानी कि वैसे अकर्मक क्रिया को जो स्वतंत्र रूप से रहता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से रहता है, फिर भी
उसका जो अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाता है, सही से नहीं पता चलता है, उसके लिए कोई संज्ञा का जरूरत होता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते रहे थे निकले के, निकले के, ठीक है, हवे के या बने के, ये उदाहरण हो गया। अब इसमें आप हमको बताइए क्या निकल रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हम कोई इसमें संज्ञा जोड़ते हैं, तब इसका पूरा अर्थ हमको पता चलेगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि काइल, क्योंकि हम पूरा अच्छा से लिख देते हैं, जैसे कि काइल हमार या फिर ऐसे ही लेते, छोड़िए उतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि राजू या राम, कुछ भी ले सकते हैं। राजू बेईमान निकलल, बेईमान निकलल, ठीक है। तो यहां केवल हम बेईमान यदि लिख देते हैं, केवल हम बेईमान को पकड़ते हैं, तो क्या इससे पता चलता है? नहीं ना। तो इसमें हम जब कोई संज्ञा जोड़ देते हैं तब पता चलता है इसका सही अर्थ कि राजू जो है सो बेईमान है, या फिर ऐसा बोलेंगे वो बेईमान है, इसे पूरा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सकर्मक क्रिया के विषय में, थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया का भी दो भेद होता है, एक होता है एक क्रमक क्रिया और दूसरा होता है द्विक्रमक क्रिया। एक क्रमक क्रिया, एक क्रमक क्रिया में क्या है, इसमें क्या होता है कि जोन क्रिया वाक्य में एगो काम या कार्य या कर्म राखल चाहे वो एक क्रमक क्रिया कहल चाहे, यानी कि वैसे क्रियाओं को या फिर वैसे वाक्यों को जिसमें केवल एक क्रिया का होना पता चलता है उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि राधा गीत गावे है, इसमें क्या है कि एक ही क्रिया है, गीत नहीं, ठीक है, एक ही क्रिया इसमें आता है, गाना। ठीक है, इसको हम एक क्रमक क्रिया कहेंगे। आगे हम जब द्विक्रमक क्रिया का बात करेंगे, हम देखिए द्विक्रमक क्रिया के विषय में जब जानेंगे तो जोन क्रिया अपन संगे दुई गो कर्म राखे है वो द्विक्रमक क्रिया कहा है। ठीक है, इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं देना, लेना, भेजना, खरीदना, है ना, बेचाना, बताना आदि द्विक्रमक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एक कि विकास दुकान से किताब किनल। ठीक है, ये उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि विकास जो है सो किसी दुकान से किताब को खरीद रहा है, तो इसमें दो क्रिया कैसे आया ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो किनल, ठीक है, ये खरीदना को बताता है,
और दूसरा क्या होता है कि दुकान से किताब को खरीद रहे हैं, यानी कि दुकान में किताब को बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो दूसरा अर्थ है इसमें छिपा हुआ होता है। ये विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, यदि आपको परेशानी होगा तो करिएगा कमेंट, आराम से और भी ज़्यादा विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आता है एक अधपूर्वा सकर्मक क्रिया आता है। ठीक है, एक होता है अधपूर्वा सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है कि कोई कोई वाक्य सकर्मक क्रिया संगे कर्म रहलो पर माने बेस तरी ना फुरछा है आर माने फुरछाए खातिर कोनो शब्द पूरक कर जरूरत पड़े है। ई स्थितियां वो सकर्मक क्रिया अधपूर्वा होवे है। एकरा अधपूर्वा या अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहल जाए। माने फुरछाए खातिर जे शब्द आवे है ओकरा कर्म पूरक शब्द कहल जाए। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे वाक्य या सकर्मक वाक्य होते हैं इसमें कर्म रहने के बावजूद उसका जो मेन उद्देश्य है, उसका माने जो होता है, मतलब जो होता है, वो सही से नहीं पता चलता है। ठीक है, उसको पता करने के लिए हम कोई अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसको कर्म शब्द कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें हम एक उदाहरण के से समझ लेते हैं, जैसे कि हम ओकरा माना ही। ओकरा माना ही। ठीक है, तो एकर में हम ओकरा माना ही कि मान ही पता नहीं चल रहा, ये अधपूर्वा सकर्मक है। इसमें जब हम कुछ दूसरा शब्द जोड़ देते हैं, या जैसे कि मान लीजिए हम ओकरा बुझनगर माना ही, या हम ओकरा बुड़बक माना ही, हम ओकरा लेल्हा माना ही, इस टाइप का, जैसे कि इसके बीच में हम जोड़ देते हैं बुझनगर, या फिर बुड़बक, तो क्या पता चलता है, उस वाक्य का सही अर्थ हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अधपूर्वा सकर्मक कहते हैं। आगे आता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, या जुटल क्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दो या दो से बेसी क्रिया एक संग जुट के एक क्रिया का काम करे है तब ओकरा संयुक्त क्रिया कहल जाए या जुटल क्रिया कहल जाए। ठीक है, कि दो या दो से अधिक क्रियाएं जब एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया या जुटल क्रिया कहेंगे। ठीक है, एकर पहिल मुख्य क्रिया रहे है और बाद वाला सहायक क्रिया हुए। इसका जो पहला क्रिया होता है वो मुख्य क्रिया होता है और दूसरा जो होता है वो सहायक क्रिया होता है। इस सहायक क्रिया रूपे ही दोसर क्रिया के जोड़ल जाए। वो क्रिया के जोड़ल बादे मुख्य क्रिया एगो नवापन या नवीनता आ जाए, यहाँ एगो नवा गुण विशेषता आ जाए। मतलब कि जब दूसरे क्रिया को हम जोड़ते हैं सहायक क्रिया को, तो वाक्य में एक नवीनता, एक नयापन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया को हम लोग संयुक्त क्रिया या फिर रंजक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका भी कुछ भेद है, कुछ टाइप है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं आरंभ बोधक। आरंभ बोधक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुख्य क्रिया संगे
लागल क्रिया जोड़ के काम शुरू करल जा है, जैसे पानी बरसे लागल, ठीक है, राम खाए लागल, ये सब इसके उदाहरण है। यानी कि आरंभ बोधक में हम केवल लागल क्रिया को जोड़ देते हैं तो हमारा आरंभ बोधक क्रिया बन जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में क्या लेते हैं, पानी बरसे लागल, ऊ खाए लागल, है ना, ऊ जाए लागल, ठीक है, समझ में आ गया आरंभ बोधक। उसके बाद जो आता है तत्काल बोधक होता है, वो उसका नाम है तत्काल बोधक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख्य क्रिया के बाद में लागल जोड़े है, लागल है मतलब इसमें मुख्य क्रिया के बाद हम लागल हे जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो तत्काल बोधक के रूप में हमको प्राप्त होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि राम पढ़े लागल है, ठीक है, तत्काल बोधक का मतलब भी तुरंत तुरंत वो काम शुरू किया, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको आसानी से, कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। या सीता सूते लागल है, मोहन कूदे लागल है, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, ठीक है। ये क्या चीज होता है कि जोन सहायक क्रिया जोड़ल से काम खत्म या पूरा होवे के बाद कहल जाए है, उस समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहल जाए है। जैसे कि राम घर चल गेल है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि राम घर चल गेल है, ठीक है। मोहन खाए लेल है, ठीक है। इसमें हिंदी में जो होता है समाप्ति बोधक में चुकाना या चुका, ये दो धातु लगा के हम अलग अलग क्रिया को समाप्ति बोधक की ओर ले जा सकते हैं या फिर समाप्ति बोधक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई काम का समाप्त होने के विषय में बताया जाता है, जैसे कि राम घर चल गए, यानी कि राम जो है तो वो घर चला गया है, यानी कि चला गया, खत्म हो गया, है ना, हमार काम खत्म भय गेल, ठीक है, इस टाइप का समाप्ति बोधक होता है। उसके बाद होता है शक्ति बोधक, शक्ति बोधक, ठीक है। तो हिंदी में जिसको सकना कहते हैं, खोरठा में उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पारेख, ठीक है। तो ये एक शक्ति का बोध होता है, जैसे कि हम कोई काम को कर सकते हैं, है ना, तो खोरठा में इसको बोलते हैं कि हम ये कामा करे पारी, ठीक है। तो इसी को हम शक्ति बोधक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि राम किताब पढ़े पारे, मतलब राम किताब पढ़ सकता है, ठीक है, ये शक्ति बोधक हो गया, यानी कि उसका शक्ति को बताता है, क्या है शक्ति है, उसके पास किताब पढ़ने का शक्ति है, ठीक है। उसके बाद आता है निरंतरता, निरंतरता, ठीक है, मतलब वैसी क्रिया जो लगातार किसी काम को होने का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं वो आगू बढ़ते जा रहे, या खाना बन रहा है, यानी कि अभी वो कार्य प्रेजेंट में चल ही रहा है, ठीक है, उसको निरंतरता बोधक हम कहते हैं, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। उसके बाद होता है इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई काम को करवे खातिर इच्छा या चाहना, ये सब क्रिया का, तो देखिए हिंदी में इच्छा का मतलब होता है चाहना, ठीक है,
और खोरठा का में इच्छा का मतलब होता है खोजे। ठीक है, यानी कि कोई काम करने की इच्छा जब होती है तो उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हम कहते हैं। जैसे कि राम घर जाए खोजे है, यानी कि क्या है, राम जो है सो घर जाने की इच्छा को व्यक्त कर रहा है, वो राम घर जाना चाहता है। ठीक है, इच्छा बोधक खत्म। उसके बाद होता है आयु आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, ठीक है। तो जौन क्रिया से कोनो कामिक आवश्यकता महसूस बुझा है ओकरा हम आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहबै। ठीक है, यानी कि जिस कार्य में किसी काम के होने की आवश्यकता प्रतीत होती है उसे हम आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हमरा पढ़े के चाहिए, ये क्या है, पढ़े के चाहिए, ये आवश्यकता है कि अब हमको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यकता बोधक है। ठीक है, आगे आता है सहचर संयुक्त क्रिया, एक होता है सहचर संयुक्त क्रिया। ये क्या है कि एक अर्थिक दो क्रिया के दोहराए के जौन क्रिया बनवल जाए है उस सहचर या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहल जाए ओकरा। ठीक है, कोनो दिक्कत ना है कर में। जैसे तोर बात के समझे बुझे जाए, यानी कि एक ही शब्द के मतलब को दो बार लिख के कोई क्रिया का निर्माण करते हैं, कोई वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे सहचर संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि ई काम के तोरा देख भाल करे चाहिए। तो यहाँ देखभाल जो है, ये जो दो शब्द हैं दोनों एक ही चीज को बताता है। देखना मतलब भी किसी चीज को देखना होता है और भालना का मतलब भी किसी चीज को देखना ही होता है। तो एक ही शब्द को दो बार लिख के जब हम कोई वाक्य का निर्माण करते हैं तो वो सहचर संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद होता है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जौन क्रिया से कामिक अभ्यास करे के बोध होवे है उस संयुक्त क्रिया अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहा है। जैसे कि वो रोज दौड़त रहे, दौड़त रहे, इसका मतलब क्या है, वो रोज दौड़ता है, वो रोज क्या करता है, दौड़ता है। ठीक है, वो रोज दौड़ने का काम करता है, इसी वो अभ्यास कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं निश्चय बोधक, एक होता है निश्चय बोधक। ठीक है, जौन क्रिया जोड़ल से निश्चितता के बोध होवे है वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहल जा है। ठीक है, जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं कि हम तोरा पीट देबो, ये क्या कह रहा है, पीटना, यानी कि ये कह रहा है ये कि हम तुमको मार देंगे, ये निश्चित है कि हम तुमको मारेंगे, या वो गाड़ी से गिर पड़े। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा शब्द या फिर वाक्य से कुछ निश्चित चीज का बोध होता हो उसको हम निश्चयवाचक
संयुक्त क्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे क्या है कि क्रिया का और भी कुछ कुछ अन्य रूप होते हैं, उस सब के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक कलर ले लिया जाए। चलिए शुरू किया जाए। तो क्रिया के अन्य रूप में पहला होता है, और भी कुछ कुछ क्रिया का रूप होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ई क्रिया जो होता है ये पूर्वकालिक, जब काम करल जाए तब पहले करल कामिक क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाए। जैसे राम खाई के पढ़े लागल, ठीक है। यानी कि जब कोई काम करने से पहले हम कोई दूसरा काम करते हैं तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक लेते हैं कि राम नहाय के खैला, ठीक है। इसमें सबसे पूर्वकालिक क्रिया क्या है? नहा के बाद, इसके बाद ये क्या काम किया? खाने का काम किया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये हो गया एक, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद होता है कि क्रियार्थक क्रिया एक होता है, क्रियार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया के ठीक उल्टा, यानी मुख्य क्रिया के बादे क्रिया काम होवे के मगर वाक्य में ये मुख्य क्रिया पहिल लागे आर कहूँ कहूँ एकर बादे दोसर संज्ञा आ जा है। जैसे देखते हैं कि उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राम पढ़े खातिर रांची गेला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम पूर्वकालिक में क्या देखे थे कि कोई उसका सहायक क्रिया जो है पहले आता है और मुख्य क्रिया बाद में आता है। क्या देखे थे हम उदाहरण के तौर पर कि राम नहा के खैला, ठीक है। यानी कि वो नहा के उसका सहायक क्रिया था, खाना मुख्य क्रिया था। यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है कि राम जो है सो पढ़ने के लिए, ये क्या था? मुख्य क्रिया। किस लिए गया था? वो पढ़ने के लिए। कहाँ पे गया? रांची, ठीक है। यानी कि गेला जो है सो इसका सहायक क्रिया हो जाएगा और पढ़े मुख्य क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद होता है संज्ञार्थक क्रिया। संज्ञार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं कि जब कोई क्रिया संज्ञा अर्थ है यानी संज्ञा नियर प्रयोग होवे है तो ओकरा संज्ञार्थक क्रिया कहल जा है, ठीक है। तो जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है तो उसे संज्ञार्थक क्रिया हम कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हम लेते हैं एक साधारण सा कि ओकरा पिए आदत लाग गेल है, ठीक है। जैसे कि ओकरा पिए आदत लाग
एल है, ठीक है। तो यहाँ पी एक माने पीना, ठीक है। ये क्या है, ये ठीक है, थोड़ा और आसान से समझते हैं। यहाँ पीना जो है तो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए, वो एक उसका एक भाव हो सकता है, पीना खाना है ना, एक क्रिया ही है लेकिन उसको संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये भाव एक है, पीना है कि नहीं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये संज्ञा के अर्थ के रूप में प्रयोग लिया गया, पीना, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे आता है विधि क्रिया, ठीक है। विधि क्रिया क्या होता है कि आज्ञा या अनुमति या विनती, जैसे कि हम लेते हैं विधि क्रिया, ठीक है। इसमें आज्ञा या अनुमति या विनती, मनाही, निषेध, बोधक, ये सब भी जो क्रिया कहा गया है उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। किस विधि से किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसका पहला होता है, इसका भी भेद होता है, ये दो टाइप का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को देखते हैं पहले हम, प्रत्यक्ष को देख लेते हैं ये क्या चीज है, कि जौन क्रिया से वर्तमान समय में काम यानी आदेश या अनुमति आदि करे के बोध होवे है वो प्रत्यक्ष विधि क्रिया कहा जाए। जैसे कि एक गिलास पानी लाना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एक गिलास पानी लाना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि विनती कर रहे हैं किसी से कि एक गिलास जो है सो पानी ला के हमको देना भाई, है ना, किसी को आदेश दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं। और वो कब, वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जब कोई आदेश या विनती किया जा रहा है, ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष विधि क्रिया कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा परोक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या होगा, परोक्ष विधि। परोक्ष विधि, इसमें क्या होता है कि जौन क्रिया रूप से भविष्य में काम करवे के इच्छा होवे है ओकरा परोक्ष विधि कहल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम चिट्ठी लिखत रहबे, घर जरूर रही हैं, ऐसा शब्द को लेते हैं, ऐसे वाक्य को लेते हैं, यानी कि भविष्य में किसी काम के होने का यदि पता चलता है तो उसे हम परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के से घर धारे ऐते रही हैं, ऐते रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये भविष्य में कह रहा है कि हमारे घर की ओर तुम आते रहना, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये क्या चीज है, इसको देखते हैं कि मूल क्रिया के मदद करे खातिर जौन क्रिया लगवल जाए वो सहायक क्रिया कहा जाए। मूल क्रिया के मदद के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं कि हम जाही या जाऊं, ठीक है। इसका उत्तर क्या मतलब हिंदी क्या होगा, मैं जाता हूं, तो जाए हैं, ठीक है। इस प्रकार का मतलब साधारण शब्द में कोई मूल क्रिया के
सहायता करने के लिए, उसके अर्थों को बताने के लिए जिस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम टेंस और वॉइस, जिसको काल और वाच्य कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे जितना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।